तो आज के हमारे बिजनेस टॉक में हमारे साथ हैं आयुष खई। और आयुष खई जो हैं, ये इनका परिचय मैं आपसे करवाना चाहूँगा। ये एक सोशल एंटरप्रेन्योर भी हैं और एक टेक प्रोफेशनल भी है। आयुष जी ने अपना करियर आईआईटी कानपुर की स्टडीज़ के बाद स्टार्ट किया, कॉर्पोरेट पे जॉब किया और 2010 में इन्होंने डिसाइड किया कि अपना टेक वेंचर करेंगे और उसे लेकर के ये पहुँच गए माउंटेन्स में, धर्मशाला में। उसके बाद आज ये दो बड़े इनिशिएटिव्स रन कर रहे हैं। एक तो है हमारा लाइफ मेकर्स, जो सोसाइटी को बदलने के लिए काम कर रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा बदलने के लिए, बट एक ऐसा मॉडल क्रिएट करने के लिए काम कर रहा है जो एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल हो सकता है, जो सोसाइटी को एक नई तरफ ले जा सकता है और जहाँ पे सबकी नीड्स, सबकी वांट्स और सबकी डिज़ायर्स फुलफिल हो। नॉट ओनली दैट, कुछ उसमें स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी है जिसे हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा इनका एक इनिशिएटिव है विच इज़ कॉल्ड गॉडस्पीड। गॉडस्पीड इनका एक टेक वेंचर है, तो गॉडस्पीड के बारे में भी आयुष जी से बात करेंगे। सो वेलकम आयुष जी हमारे आज की टॉक शो में जी। सो आयुष जी, आपसे शुरुआत करते हैं कि आपका जो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइफ मेकर से, राइट। साथ साथ आपकी लाइफ की स्टोरी के बारे में भी समझेंगे। सो आपका जो लाइफ मेकर कंसेप्ट है, जहाँ पे हमने आपका वेबसाइट पे भी थोड़ा पढ़ा और आपसे बातचीत भी हुई है और लोग भी बताते हैं आपके बारे में कि आपका जो इनिशिएटिव है ये एक इस तरीके की सोसाइटी क्रिएट करने का इनिशिएटिव है जो आने वाले टाइम में जिसमें ना तो कोई दुख रहेगा, ना लोगों को तकलीफ होगी और ना किसी चीज़ की कमी रहेगी। ये मॉडल जो है अपने आप में सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है और सभी चाहते भी है कि सभी सोसाइटीज इस तरह काम करें। तो ये क्या सिर्फ थ्योरेटिकल है या प्रैक्टिकली भी हो सकता है? जी, मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली प्रैक्टिकल भी हो सकता है। और इसका एक नेचर ने ना एक डेफिनेटिव फ्रेमवर्क बनाया है। अगर हम एक ह्यूमन बीइंग की स्टडी करें, सेल्फ की स्टडी करें एज ह्यूमन बीइंग, तो कुछ यूनिवर्सल लॉज हैं नेचर के जिसके अंदर ह्यूमन बीइंग भी बना है, जैसे जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं। सो ह्यूमन बीइंग की अगर हम वैल्यू सिस्टम को समझें कि वो क्या चाहता है, उसकी जो कोर डिजायर है वो क्या है, जैसे कि हम हैप्पीनेस चाहते हैं, पीस चाहते हैं, सेटिस्फैक्शन चाहते हैं, हम एक जॉय चाहते हैं लाइफ में, और हम रिलेशनशिप्स के साथ चाहते हैं ये चीज। तो ये अब कैसे हो मटीरियलिस्टिकली एंड इमोशनली एंड स्पिरिचुअली, मतलब आप समझिए कि तन, मन और धन, मतलब फिजिकल नीड्स एंड इमोशनल नीड्स, हाँ, और माइंड नीड्स वी कैन से, मेंटल नीड्स, ऑल मेंटल नीड्स, ये हमारी पूरी हो जाए। तो इसका एक प्रॉपर फ्रेमवर्क है, सोसाइटी का एक प्रॉपर मॉडल हो सकता है, और ये डिसेंट्रलाइज मॉडल है, ग्रास रूट से स्टार्ट होके ऊपर तक। तो आप कल्पना करें कि हर फैमिली सोसाइटी में, हर फैमिली छोड़ते हैं, एक फैमिली को पकड़ते हैं पहले, जहां मिनिमम 2 लोग हैं साथ में, 2 से लेके 6-8 लोग हैं, कहीं कहीं 10 होते हैं। तो वहां पे अगर वो आपसी समझ में, आपस में वो लोग जस्टिस के साथ जीने लगे, लव के साथ जीने लगे, और जस्टिस है, लव है, तो बाकी सब रिस्पेक्ट, ट्रस्ट तो है ही है, सारी चीजें है ना। तो अगर उसके साथ वो आपस में जीने लगेंगे तो पड़ोस के साथ भी वैसे ही जिएंगे, संसार के साथ भी वैसे ही जिएंगे। वो भाव अगर आपस में सच्चा प्रेम हो गया तो दूसरे के लिए भी हो ही जाएगा। तो इस पूरे सोसाइटी के मॉडल में सबसे पहला यूनिट को आइडेंटिफाई करें तो वो फैमिली है, इंस्टेड ऑफ अकेला आदमी। वो नहीं है, एक फैमिली यूनिट है, क्योंकि प्रैक्टिस भी साथ में अगर कर रहे हैं तो मतलब एक अकेला आदमी तो समाज में नहीं सकता। और प्रैक्टिस किसके साथ करेगा? अकेला तो नहीं कर सकता है। तो संगत जिसे हम कहते हैं, तो प्रथम संगत और सत्संग परिवार का हुआ इस मॉडल में। तो अगर कुछ कुछ परिवार ऐसे होने लग जाएं, और आप अब इमेजिन कीजिए कि ये परिवार में 6-8 लोग डिसीजंस कैसे लेते हैं। या तो हम लड़ के करें और ताकत से काम करें, कई जगह ताकत चलती है, भाई पापा ने बोल दिया तो यही होगा, है ना, मम्मी ने बोल दिया तो यही होगा, वर्सेस हम सब आपस में समझे हों और हम समझदारी से चले तो जनरली कंसेंसस आ जाता है ना। एक्सेप्ट फॉर स्मॉल थिंग्स, कि आज हमें खीर बनानी है कि रसगुल्ला बनाए, वो टेस्ट की बात है, उसमें मजे की प्यार की लड़ाई हो सकती है।
बट बड़ी चीजों में राइट कि हम अपने खेती करें या खेती छोड़ दें, इन निर्णयों पे उनकी पक्का कंसेंसस आ जाएगी अगर समझ के चलेंगे। ऐसी चीजों पे जब हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम हो या आपसे गलती हो जाए तो मैं गलती का जवाब मैं भी गलती से दूं या मैं समाधान लाऊं। तो प्रैक्टिस जब फैमिली में होने लग जाएगी इस चीज की सेल्फ डेवलपमेंट के बेसिस पे, तो ये एक स्केलेबल मॉडल फैमिली के बेसिस पे बनता है। फिर जब फैमिली में डिसीजन मेकिंग भी कंसेंसस से और समझदारी के बेसिस पे होने लगी, तो वही जब एक क्लस्टर हो जाए ऐसी 8-10 फैमिलीज का, थोड़ा स्प्रेड करे ये चीज, तो वो आपस में ऑर्गेनाइज होके ऐसे रहने लग सकते हैं। जस्टिस उनके आपस में आ जाए, जस्टिस उनकी अपने नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ आ जाएगा, तो वो सेल्फ गवर्न वे में रह सकते हैं। अब फैमिली में जब चूल्हा चलता है तो फिर इक्विटेबली खाना बढ़ता है, जिसकी जितनी भूख है उसको उसके हिसाब से मिलता है, करेक्ट। तो अब एक क्लस्टर में भी फैमिली का जो बना, अगर सब ऐसे ही जस्टिस लव के कॉन्सेप्ट से रहें तो हर फैमिली की नीड पूरी हो जाएगी। मगर एक फैमिली में भी क्या ये पॉसिबल है कि उतना लव हार्मनी और वो सब क्रिएट किया जा सके? क्योंकि सबसे पहले तो फैमिली में इसको क्रिएट करना एक चैलेंज है अपने आप में। वही मेन और फर्स्ट चैलेंज है एक्चुअली। फिर तो सोसाइटी में तो स्केल हो जाएगा, पर मेन है अगर हमने फैमिली में क्रैक कर दी बात और कुछ फैमिलीज ऐसी होने लगी तो खुद स्प्रेड होगी। तो हम देखें तो ऐसी फैमिलीज, तो मैं खुद कहूँ तो मेरी फैमिली में मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से कहूँ तो हम लोग का अच्छी हार्मोनियस फैमिली है, और कभी भी रीजन की बात हो, समझदारी की बात हो तो डिनाई तो कोई नहीं करता है। और मैंने ऐसी फैमिलीज देखी हैं जो इन चीज़ों को समझ के आज इंडिया में पूरे भारत में जी रहे हैं अलग जगह। मैं उनको विजिट भी करके देखा हूँ। तो अब देखिए, परफेक्ट तो हम नहीं हैं, है ना, और परफेक्ट हम एक्सपेक्ट भी ना करें कि स्ट्रेट अवे एक आदमी हो जाएगा या पूरी फैमिली हो जाएगी। एक यात्रा है, एक जर्नी है ये। तो हम इस चीज को अगर स्वीकार कर ले कि आप परफेक्ट नहीं हैं, आप स्वीकार कर लो मैं भी नहीं हूं, पर हम लोग साथ में ये भी दृष्टि रखें कि हम समाधान की दृष्टि से जिएंगे। तो जब भी मेरे से कोई गलती होगी आप मुझे माफ करेंगे और आप समाधान की दृष्टि से मेरे साथ अपना रिस्पॉन्स देंगे उस सिचुएशन में, तो हम मिलके ग्रो कर सकते हैं। तो फैमिली में ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, पर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आते रहें तो फैमिली बढ़ती रहेगी। बिल्कुल, ये है। तो आयुष जी, इस मॉडल को आप इम्प्लीमेंट करने के लिए कैसे एफर्ट्स कर रहे हैं? आपको क्या लगता है किस तरह पॉसिबल हो पाएगा? इस मॉडल को एक्सटेंड करने के लिए 2 मेन चीजें हमको चाहिए। सबसे मेन तो मैं कहूँ कि देखिए, एक मॉडल के 6 पिलर्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जो एक ह्यूमन लाइफ को कोएग्जिस्टेंस में एज अ फैमिली, एज विलेज, एज होल सोसाइटी कवर करते हैं। ये 5 पिलर्स तो हमें चाहिए सॉल्यूशन में मॉडल के। तो एक तो हमें इस फ्रेमवर्क पे, मॉडल पे वो प्लेटफॉर्म खड़ा करना होगा, ओके। और दूसरी चीज है कि इस चीज का हमें लाइव एविडेंस देना होगा लोगों को। जब लोग इसका चलता हुआ प्रमाण देखेंगे, जैसे कि मानिए धर्मशाला के एरिया में हम पायलट करें, है ना, एक ये सालिक गांव जहां हम रहते हैं, तो यहाँ मैं एफर्ट करता हूँ, यहाँ के बच्चों के फैमिलीज के साथ कुछ जुड़ी हैं, हम लोगों ने इन चीज़ों को समझने की वर्कशॉप्स भी की हैं, मिलके हम एक कमेटी अब बना रहे हैं और हम लोग उसके साथ कुछ कुछ एक्टिविटीज़ भी शुरू कर रहे हैं फॉर्मली। सर, 2 मेन बातें हैं। सबसे पहले हमको समझना होगा, साथ में समझना होगा पूरे मॉडल को इटसेल्फ। पहले तो खुद को समझना होगा, उसके साथ इस मॉडल को समझना होगा कि कैसे स्केलेबल मॉडल नेचर ने क्या बनाया है। ये नहीं कि आयुष का प्रपोजल है या किसी और का प्रपोजल है, वैसे नहीं, ये प्रपोजल्स ही हैं, पर हमारे प्रपोजल है कि नेचर का डिजाइन है ऐसा, हम उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं जैसे फिजिक्स एक्सप्लोर करती है नेचर को, करेक्ट। तो नंबर 1, इन प्रपोजल्स को एक्सप्लोर करके हम समझें, और समझने की प्रक्रिया में हमें एक प्लेटफॉर्म विद एविडेंस चाहिए, जहाँ पे हम देखें कुछ लोग ऐसे ऑलरेडी जी रहे हैं, उनको जी के क्या भला हो रहा है, वो जब आंखों के आगे दिखता है तो खुद इंस्पिरेशन जागती है। दूसरी चीज कि वो प्लेटफॉर्म मौका दे कि मैं आके उससे जुड़ भी सकूं, मुझे जुड़ने का तरीका दे, तो ये कम्युनिटी के रूप में, और जुड़ने का प्रैक्टिकल तरीका दे। मैं चाहे कहीं बहुत दूर भी रहता हूँ, मैं दूर रह के कैसे जुड़ सकता हूँ, नंबर 1, है ना, और दूसरा मैं यहाँ आके भी कैसे जुड़ के आपके साथ रह सकता हूँ, सीख समझ के वापस जा सकता हूँ। तो ये बात है। तो आयुष जी, आप 6 फ्रेमवर्क्स की बात कर रहे हैं, इस
मॉडल के, तो वो कौन से 6 फ्रेमवर्क्स हैं? बेसिकली 6 पिलर्स का है Pillars, इस फ्रेमवर्क okay. के। तो 6 पिलर्स देखें, और ये मेरा प्रपोजल है कि ये 6 इंडिस्पेंसिबल पिलर्स हैं। ये 6 के 6 चाहिए ही चाहिए, एक भी नहीं होगा तो धाराशायी हो जाएगा। तो सबसे पहला पिलर है हमारा सही समझ और संस्कार का, राइट अंडरस्टैंडिंग, वैल्यू सिस्टम एंड स्किल्स। तो संस्कार से मेरा क्या मीनिंग है? समझ तो अंडरस्टैंडिंग हो गया, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है ना। एंड संस्कार हो गया कि मेरा पूरा बिलीफ सिस्टम, मेरा वैल्यू सिस्टम एंड माय स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, प्रोफेशनल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, ऑल काइंड्स ऑफ स्किल्स को मैं संस्कार शब्द में दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया। आजकल और संस्कार की बहुत कमी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सबसे पहले हो गया समझ और संस्कार, पहला पिलर है ना। आजकल का स्कूलिंग सिस्टम में हम लिटरेट तो कर रहे हैं लोगों को, पर मेरे ख्याल से एजुकेटेड नहीं बना रहे हैं, है ना। हम पढ़ा रहे हैं पर कढ़ा नहीं रहे हैं। बच्चा पढ़ रहा है पर कढ़ नहीं रहा है, जिसे कहते हैं। तो ये हो गया पहला। दूसरा पिलर आएगा तो हमारा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का आप ले लीजिए, है ना। तो उसमें क्या है कि हम अपनी नेचुरल लॉज, जो बॉडी की भी लॉज हैं, बॉडी को जैसा बनाया गया है, उसको किस टाइप का बैलेंस चाहिए, किस टाइप का कंट्रोल चाहिए हमको, उसके साथ हम बॉडी को कैसे हेल्दी रख सकें। तो ये सेकंड ब्रॉडली आपका ये हेल्थ एंड कंट्रोल के ऊपर आ गया। तो जो सेकंड वाला एस्पेक्ट है, स्पेशली न्यूट्रिशन का, हेल्दी फूड का, हाइजीन का, है ना, तो इन चीज़ों में जो आपकी कम्युनिटी है वो कैसे डिसाइड करेगी कि मेरे लिए कौन सा हेल्दी फूड है, कैसे मैं अपने आप को आगे हेल्दी बना सकता हूँ? इस पे तो देखिए ऑलरेडी इतनी रिसर्च की ही हुई है लोगों ने। हाँ, नहीं की हुई है, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वही जो समझ वाला पार्ट है ना, एजुकेशन, उसमें एजुकेशन होनी होगी कि व्हाट काइंड ऑफ फूड टू ईट, फूड का क्या असर होता है हमारे ऊपर, ईटिंग हैबिट्स का क्या असर होता है। तो वो जब हम शेयर करेंगे आके, जो लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, तो वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं इन द फर्स्ट पिलर। कि जैसे मैं अब 3 दिन हो गए हैं मुझे, मैं केवल फ्रूट डाइट पे हूँ। मतलब मैं तेल, नमक, मिर्च वाला खाना या रोटी और अनाज नहीं खा रहा हूँ, मैं रॉ फूड खा रहा हूँ। तो मैं खुद 3 दिनों से इतना अमेजिंग फील कर रहा हूँ। मेरा बॉडी लाइट है, मेरा मन लाइट है और मेरे में एनर्जी भी अच्छी है। तो जब मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैं शेयर करूँगा, जो लोग मुझे देखेंगे वो भी इंस्पायर होंगे। सो ये है, तो लोग जो कर रहे हैं उन्हें शेयर करना होगा, ये होगा। तो these are pillars are beautifully connected together if we see. राइट, और ये सीक्वेंशियल है शायद पहले, क्योंकि जब तक एजुकेशन नहीं होगी, जब तक समझ नहीं होगी, तो हाँ, तब तक वो तैयार भी नहीं होगा ना। क्योंकि अगर आप किसी को कहे कि आप ये खाना छोड़ दीजिए, आप जंक फूड खाना छोड़ दीजिए, आप स्पाइसी खाना छोड़ दीजिए, है ना, तो आई थिंक वो इमीडिएटली नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए पहले वो एजुकेशन वाला जो आप बात कर रहे हैं, वो संस्कार की बात कर रहे हैं, जब उसे उनकी इम्पोर्टेंस समझ में आएगी तो फूड की तरफ जाएगा। तो ये तो हो गया आपका सेकंड पिलर। अब फूड के बाद क्या जाता है? हेल्थ के बाद तीसरा पिलर आता है कि हेल्दी लिविंग, दूसरा पिलर हो गया। ओके, सो इट्स नॉट ओनली द फूड, इट्स हेल्दी लिविंग। ओके, सो इट वुड कवर द अदर एस्पेक्ट्स, एवरीथिंग, आसन, प्राणायाम, योगा। सो इट्स नॉट लिमिटेड टू फूड ओनली। नो, एवरीथिंग अबाउट आवर हेल्थ। ओके, ये पूरा इसमें आ जाएगा, व्हाटएवर इट टेक्स। ठीक है जी। और तीसरा जो एस्पेक्ट आता है वो अब हमारा आता है इकोलॉजिकल प्रोडक्शन एंड सर्विसेज, इको फ्रेंडली प्रोडक्शन, जिसे सर्कुलर प्रोडक्शन भी कहते हैं कई बार। तो इकोलॉजिकल या इको फ्रेंडली प्रोडक्शन एंड सर्विसेज, उत्पादन और सेवा। तो अब एक कम्युनिटी के रूप में ही देखें, फैमिली के रूप में देखें, हर स्तर पे देखें, तो लोकल रिसोर्सेज यूज करते हुए फैमिली अपना गार्डन यूज करती है, कम्युनिटी अपने फॉरेस्ट यूज करती है, फार्म्स यूज करती है। तो हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओके, और हम क्या सेवाएं एक दूसरे को दे रहे हैं। जैसे पहले के गांवों में आप शैलेंद्र गुरुजी हैं एक, तो नहीं, रविंद्र गुरुजी है, तो उनकी बड़ी फेमस टॉक्स हैं कुछ। तो वो बताते हैं 360 टाइप के प्रोफेशंस थे गांव के अंदर, जो लिंक्ड थे, जो कंप्लीट होता था एक सोसाइटी, कम्युनिटी का रहना। इकोनॉमी बन गया ना, एक छोटा मॉडल
इकोसिस्टम बन गया, ये अपने आप में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया ऑफ दैट रीजन या उस कम्युनिटी का कह सकते हैं। हाँ, एंड सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर हुए वो लोग। तो हद से हद देखिए, हर कम्युनिटी का एस्पिरेशन तो होना ही चाहिए, और हर फैमिली का जैसे होता है, और ये स्केलेबल है ह्यूमन बीइंग का। आत्मनिर्भरता किसको पसंद नहीं है? सबको पसंद है, राइट? तो हम आत्मनिर्भर जितने हो जाएं, उसके लिए प्रोडक्शन और सर्विसेज हो। फिर फोर्थ डायमेंशन आता है, वो आता है हमारा आप इसे कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज, जस्टफुल डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज विद राइट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बिकॉज आप जो प्रोड्यूस कर रहे हो कहीं ना कहीं कंज्यूम होगा, हाँ, किसी नीड है, तो यहाँ पे आपका, आप कह सकते हो कि आपका बिजनेस ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाता है, राइट? ट्रेडिंग स्टार्ट, ट्रेडिंग इस एस्पेक्ट पे स्टार्ट हो जाता है। ट्रेडिंग भी हो गई और डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया। जैसे कि गवर्नमेंट हमें डिपो से चावल और आटा तो दिलाती है, लोगों को ये दालें दिलवाती है कुछ हद तक, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बिल्कुल, है ना? और दूसरा चीज ट्रेड आ जाता है, करेक्ट। और एट द सेम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है विद राइट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, मतलब कोई चीज को हम वेस्ट ना करें, बर्बाद ना करें, इंक्लूडिंग नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि नदियां ना सुखा दें, हम ऐसा काम ना करें कि नदियां सूख गई हैं, फॉर एग्जाम्पल। इतना धरती को ना खोद दें कि मतलब धरती में कुछ बचे ही ना उसके बाद। हाँ, सस्टेनेबल मॉडल है तो सस्टेनेबिलिटी एनवायरनमेंट के लिए भी जरूरी है। हाँ जी, क्योंकि उसके बिना हम भी कैसे रहेंगे? Actually. फॉरेस्ट जो है हमारे पिछले 60 सालों में धरती पे पहले ना लैंड मास का 70% मास वाज फॉरेस्ट कवर, नाउ इट इज 35%। सो इन 60 years of industrialization, Earth took millions of years to build the forest. In 35 years, for 50 years, sorry 60 years, उसका आधा हमने उखाड़ के फेंक दिया है। तो स्पीड से तो पूरा डिस्ट्रक्शन हो ही जाएगा। और मास एक्सटिंक्शंस पहले भी हुए हैं, वो तो कुछ हजार सालों में हुए हैं। यहाँ पे हम 100, 200, 300 साल की विंडो की बात कर रहे हैं। बहुत ज्यादा फास्ट तरीके से इसको किया जा रहा है, एक्सेलरेटर चढ़ा हुआ है बेसिकली, ये बात है। तो इसीलिए राइट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में ये सब प्रकृति के साथ संतुलन, सारा कुछ आ गया। अब देखिए, खाना भी वेस्ट ना करना, ये सब भी आता है ना उसमें। बच्चा है खाना खाए, हम खाएं, तो वेस्ट ना करें जो थाली में आए, तो ये सब आ गया। अब कपड़े हैं, हम कितने कपड़े पहनते हैं, कितनी जोड़ियां हैं हमारे पास, क्योंकि कपड़े की भी कॉस्ट धरती देती है बनने के लिए। तो ये सब राइट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में आ गया, ये ध्यान हमें रखना होगा। ये आ गया चौथा पिलर, तो डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिर नेक्स्ट आता है अगला पिलर हमारा, जस्टिस एंड सिक्योरिटी। जस्टिस की परिभाषा हुई कि सबकी जरूरतें पूरी हों, इसे हिंदी में बोले तो उभय तृप्ति, चारों तरफा तृप्ति हुई। सो इसका मतलब आप और मैं साथ में तो रह रहे हैं, हमारे बीच में तो तृप्ति है, पर जो आपने बताया था ना वननेस का कॉन्सेप्ट ले, तो हमारे से जुड़ी तो पूरी सृष्टि दिखती है अगर देखें तो। तो हमारे कर्मों से किसी और की भी जरूरत तृप्ति हो, ऐसा ना हो किसी की जरूरत छीन ली हमने। हाँ, उसे आप जस्टिस कह रहे हैं। उसे जस्टिस कह रहा हूँ मैं, सजा देने को जस्टिस नहीं कह रहा। अब कोई किसी से गलती हो गई, क्राइम भी कर देते हैं लोग, हाँ, वहाँ पे पनिशमेंट हो गया, वो अलग चीज है, वो दंड हो गया उसको करेक्ट करने के लिए, क्योंकि कई बार ना आदमी दंड से ही चलता है, कुछ लोग, राइट? तो भाई आपको करेक्ट करने के लिए डरा के ही हम ऐसे रखेंगे, है ना? पर उसमें भाव बड़ा जरूरी है। हम जैसे माँ बच्चे को दंड देती है, तो माँ प्रेम में दंड देती है, नफरत में दंड देती है? तो हम प्रेम से दंड दें अगर देते हैं, मतलब प्रेम का भाव ना बदले। तो वो जस्टिस वहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि भाई सबसे पहली जरूरत है हमारी खुशी, और जब हम लव में हैं तो खुशी है ही है। जब दे रहे हैं, मिल रहा है, कम से कम देने से स्टार्ट है मेरी खुशी। तो जस्टिस वहीं से स्टार्ट है कि किसी से गलती भी हुई तो मेरा भाव नहीं बदलना चाहिए। सबसे पहले मैंने अपने साथ ही जस्टिस किया कि मैं तो दुखी नहीं हुआ, करेक्ट? अब उसके साथ क्या जस्टिस होगा, उसे भाई सीख मिलनी चाहिए, उसे समझ आनी चाहिए कि वो क्या गलती कर रहा है, उससे सीख के फिर उसको गलती हो ना करे, तो जस्टिस हो गया। और इसमें पूरे समाज का भी भला हो गया, क्योंकि एक आदमी सुधर गया, तो ये जस्टिस हो जाएगा उस केस में। तो लोगों को सजा देना जस्टिस नहीं हुआ मेरे हिसाब से। मतलब सजा इस भाव से कि बदले की भाव से, रिवेंज की भाव से। अब सिक्योरिटी क्या हुई? सिक्योरिटी हुई बेसिकली मैं कहूँ जो जिंदगी में जो असली चीजों की हमें जरूरत है, क्योंकि ये पूरा जो पिलर है जरूरतों पे बेस पिलर है। जस्टिस भी सब जरूरतों की पूर्ति है, सिक्योरिटी भी क्या, सिक्योरिटी ऐसी जो जस्टिस इंश्योर करे। हमें सिक्योर करना है जस्टिस को,
जस्टिस किन आयामों में देखिए, अब इंसान के आयामों में जस्टिस देखिए तो सबसे पहले लेट्स से फिजिकल हेल्थ की सिक्योरिटी हो, ठीक है, उसके बाद मेरे रिलेशनशिप्स में ह्यूमन बीइंग के साथ सिक्योरिटी हो, मेरे पड़ोस के साथ रिलेशनशिप सिक्योर हो, करेक्ट, मेरे इलाके में रिलेशनशिप सिक्योर हो, माहौल अच्छा हो, चोरी चकारी ना हो, सड़क पे चलती हुई लड़की डरे नहीं, तो ये सिक्योरिटी हुई रिलेशनशिप्स की, सोशल सिक्योरिटी हो गई, फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ जाती है जिसमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी आ गई। उससे अब इस सिक्योरिटी में इकोनॉमिक भी तब आएगी अगर हम लोकल सस्टेनेबल सोसाइटी है तो एनवायरनमेंट नेचर भी ठीक हो, तो एनवायरनमेंट नेचर की भी सिक्योरिटी चाहिए हमको। तो देखिए तो हमें इन सारी चीज़ों की सिक्योरिटी चाहिए। आज की डेट में अगर हम सिक्योरिटी शब्द अगर डालें और हम खासकर ग्लोबल स्केल पे देखें तो सिक्योरिटी से कौन सी मशीन की तरफ ध्यान जाता है सबका? सिक्योरिटी डिवाइसेस जितनी भी है, सीसीटीवी, अच्छा वो भी सिक्योरिटी पे ध्यान जाता है, डेटा सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, वो सब रिलेशनशिप्स में ही आ गई है ना। अगर देखिए सोसाइटी में सब लोग न्याय की दृष्टि से चलेंगे तो कोई किसी का डेटा क्यों चुराएगा, उसका क्रेडिट कार्ड क्यों चुराएगा, है ना। अब एक सिक्योरिटी और है कि अब वॉर इतना होने लगा है, आप देखिए 24 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है ग्लोबल वॉर की इंडस्ट्री, 24 ट्रिलियन डॉलर हम बम बनाने में और फोड़ने में खर्च कर रहे हैं, बिल्कुल ओके। तो ये 24 ट्रिलियन डॉलर जो है, ये इतना पैसा हम एनर्जी जो डाल रहे हैं, इसको अगर हम बचा लें तो दुनिया से भुखमरी मिट जाएगी और अच्छी जगह यूटिलाइज होगा, उसको अच्छी जगह लगा सकते हैं हम, इतने जंगल लगा सकते हैं, लोग जिन जिन कंट्रीज में डिस्प्लेस्ड हैं, कंट्रीज जो अंडर डेवलप्ड हैं उनको डेवलप कर सकते हैं। ये चीज़ देखिए आयुष जी, जैसे आप जो बात करें वॉर की है ना, ये कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा आता है। अब नेशनल सिक्योरिटी की बात करें तो अगर डिफरेंट नेशंस होंगी तो ऑब्वियसली उनको सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी ताकि एक कंट्री दूसरी कंट्री पे अटैक ना करे। बट ये चीज़ तब पॉसिबल हो सकती है अगर हम पूरे वर्ल्ड को एक नेशन समझें। एग्जैक्टली तो यही लाइफ मेकर का भी अगर मैं उद्घोष दूं आपको तो मानव देवता हो, धर्म सफल हो, धरती पे स्वर्ग हो और अखंड मानव समाज हो, तो एक अनडिवाइडेड वर्ल्ड सोसाइटी। हाँ। अब जब देशों के बीच में विश्वास हो जाएगा कि भाई मैं सेफ हूं आपके साथ, तो रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा ना। आज तो हम सेफ ही नहीं फील करते हैं एक दूसरे के साथ, सेफ फील नहीं करते, और दूसरा हर कोई अपनी बाउंड्रीज बढ़ाना चाहता है, दूसरे से आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि सेंस ऑफ सेपरेशन है। हम लोग बाउंड्री कहाँ बनाते हैं? जहाँ हमें अलग होने का भाव होता है, वहीं पे हम कंपटीशन भी करते हैं। तो हम कभी, एक माँ अपने बच्चे से कॉम्पीट तो नहीं करेगी, ना ही बाउंड्री बनाएगी, ना ही पिता करेगा, ना ही पति पत्नी बाउंड्री बनाएंगे कभी एक दूसरे के साथ। तो बाउंड्री वहीं बनती है जहाँ पे हम एक दूसरे से अलग महसूस करते हैं, जो कि एक मिथ्या है, जो कि भ्रम है। यही मेन समझ दुनिया को सिंपल इतनी लानी है, बाकी तो मॉडल की डिटेल है। अगर हम इतने अनुभव पे मात्र पहुंच गए अपने ध्यान से ही, प्राणायाम ध्यान से बेसिक कि हम सब एक ही हैं, वो अनुभव हो गया तो दुनिया की मेजर प्रॉब्लम वहाँ सॉल्व। मुझे लगता है यूजीसी में लोग आपको टेक बाबा भी कहते हैं। एक टेक प्रोफेशनल होने के साथ साथ आप स्पिरिचुअल बात भी कर रहे हैं, सोशल अवेयरनेस पे भी बात कर रहे हैं, है ना। ओके, तो और आपका सिक्स्थ पिलर, हाँ जी, सिक्स्थ पिलर बहुत, वो भी बहुत सुंदर है, और ये है सेलिब्रेशन एंड एक्सप्रेशन। ओके, हम जीवन का उत्सव मनाएं साथ में, है ना। एक लाइफ शुड बी अ सेलिब्रेशन एवरी डे, अदरवाइज तो सब कुछ मोनोटोनस हो गया ना। हाँ, अब देखिए ना, हम सुबह ही उठते हैं, सुबह उठ के सनराइज सेलिब्रेट हुआ, है ना, उसके बाद घर पे चिड़िया आई, चिड़ियों को भोजन डाला, पूरी फैमिली या दो लोग भी बैठे, अकेले ही बैठे, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि आके खा रही हैं। तो और फिर आपस में सेलिब्रेशन हो रहा है, जब हम खाना ही खाते हैं साथ में, तो किस माहौल में बैठे हैं, क्या एनवायरनमेंट है, क्या संगत है, क्या हवा में कैसा माहौल है, वो सेलिब्रेशन का माहौल हुआ। उसके बाद कुछ रिचुअल्स, कुछ फेस्टिविटीज उस प्रकार की, जैसे एक सेलिब्रेशन हो सकता है कि अगर हम नेचुरल फार्मिंग पे, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जाएं, कम्युनिटीज में फ्रूट फार्म्स लगाएं, जो एक सालिग में हम प्रोजेक्ट करेंगे, फूड फार्म नहीं, फ्रूट फॉरेस्ट हम बनाएंगे, घर घर में एक तो फ्रूट्स हो, प्लस फॉरेस्ट लैंड में भी फ्रूट ट्रीज लगे और भी ट्रीज लगे। तो कुछ हमारे ट्राइबल्स में, भारत में जैसे झारखंड साइड ये फेस्टिवल होता है, साल में एक बार हर आदमी अपने बेस्ट फ्रूट्स और सब्जियां लाता है मेले में, फिर अवार्ड्स होते हैं, सबसे बड़ा कद्दू किसका था। अदर कंट्रीज में भी काफी चलती है।
चलती हैं ये और नेचुरल और चीजें थी, तो ये सेलिब्रेशंस वापस ऐड हो जाए हमारे। तो ये हो गया सेलिब्रेशन। उसके बाद दूसरी चीज आती है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में क्या, जो मेरे जीवन के अनुभव है मैं साझा करूं, जैसे हम एक्सप्रेस कर रहे हैं इस टाइम, तो एक हमको बेबाक एक्सप्रेस करने का माहौल हो कि अपनी फैमिली में भी एक किसी को अपनी फैमिली में कुछ शेयर करने का डर ना हो, नंबर 1, और सोसाइटी में भी शेयर करने का डर ना हो। तो अभय वाला माहौल जिसे कहते हैं, फियर फ्री एनवायरनमेंट, और हम एक्सप्रेस कर सकें खुल के, चाहे संगीत के थ्रू करें, कविता के थ्रू करें, हम ब्लॉग्स लिखें, वीडियो बनाएं, डांस करें, वो हम पे है, पर एक्सप्रेशन है। अब जैसे लव को एक्सप्रेस, आजकल के टाइम पे क्या हो गया कि लव को एक्सप्रेस करने से डरते हैं लोग कि अगले बंदे का रिएक्शन कैसा होगा। बट पुराने टाइम पे लव एक्सप्रेशन अलग चीज थी, आप भाव अपने प्रकट करते थे एक दूसरे के साथ, कि मतलब वो अलग टाइप की फीलिंग्स थी। अभी वो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया कि तूने मुझे आई लव यू कैसे बोल दिया। हाँ जी, हाँ जी। तो वो बड़ा नेगेटिविटी हो गई है उस चीज पे काफी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और लव को भी लोग, लव की डेफिनेशन लोग नहीं समझते। लव और लस्ट में डिफरेंस हाँ जी, हाँ जी, भूल चुके हैं ना। हाँ जी। तो अब आप किसी को आई लव यू कहेंगे तो वो सोचेगा यार इसका शायद कुछ और भाव है, कुछ चाहता और है। सही बात है, सही बात है। हाँ जी, हाँ जी। और मतलब ये भी हम देखें ना, तो एक होता है चीज की अफेक्शन भी एक शब्द में देना चाहूंगा। जब हम किसी को स्वीकारते हैं अपने की तरह, क्लोज अपना, तो वो अफेक्शन की फीलिंग में नाम दे रहा हूँ उसका। अफेक्शन और लव में क्या फर्क है? अफेक्शन आता है, रूट है एफिनिटी, करीब होना एक दूसरे के। जब हम किसी से करीब महसूस करते हैं तो उसे अफेक्शन कह रहा हूँ। जब उसे स्वीकार कर लिए कि मेरा अपना है, मैं इसके करीब हूँ, तो वहां पे जो अपनापन होता है, पर उसमें एक फर्क होता है, वहां एक बाउंड्री और लिमिट होती है। जैसे कि मैं केवल अपने बच्चों के लिए फील करता हूँ, मैं अपने डॉग के लिए फील करता हूँ अपनापन, अपनी माँ बाप के लिए करता हूँ, भाई के लिए करता हूँ, मे भी 2-4 दोस्तों के लिए करता हूँ, बट एक बाउंड्री हो गई है ना। उनके साथ मैं compete नहीं करता, उनके साथ मैं लड़ाई नहीं करना चाहता, पर मैं औरों के साथ कर सकता हूँ और उनके साथ अपनापन नहीं है। अगर वो सड़क पे गिर गए, हड्डी भी टूट गई, मैं तो कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर लूंगा उसका, है ना, उनको बचाने की जगह, मुझे फीलिंग नहीं आएगी। तो वो अफेक्शन में हम जी रहे हैं। तो अफेक्शन जो है वो प्यार की एक प्रकार से कहिए, एक दूर से भास सा होने लगा है। प्यार के करीब थोड़ा हम छूने लगे हैं, प्यार की झलक हमको आने लगी है, प्रेम की, लव की, तो उसकी खुशबू सी, महक सी आने लगी है थोड़ी, पर अभी हम फूल नहीं बने हैं प्रेम का। तो जब प्रेम का फूल खिलता है अंदर, तो उसके बाद पूरी दुनिया में विदाउट एक्सेप्शन सबके साथ अपनापन फील होने लगता है। तो इनफैक्ट जो मेरी प्रपोजल और परिभाषा है प्रेम की, लव की, वो ये है कि द फीलिंग ऑफ नो अदरनेस विद एवरीथिंग, द फीलिंग इज कॉल्ड लव। तो ये 6 पिलर्स हो गए। 6 पिलर्स भी हो गए और आपका एक बड़ा फ्रेमवर्क है। और अगर आप इन 6 पिलर्स को इंडिविजुअली देखें तो हर पिलर को इम्प्लीमेंट करने का भी एक आपने उसके फर्दर फ्रेमवर्क बनाया होगा, है ना। क्योंकि हर एक पिलर को जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे, सोसाइटी में उसे ढालने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे भी आपके एक्शन प्लान होगा कि किस तरह हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो ये होने के लिए ना किसी भी एक आदमी के बस की तो है ही नहीं ये चीज़, नंबर 1। तो इसमें जो लोग खुद ज़रूरत समझें इस चीज़ की, वो खुद जुड़ेंगे, नंबर 1, है ना। और भारत में कई लोग ऐसे हैं जो फ्रेमवर्क मैंने पिलर्स का आपको शेयर किया, ये मैं भी कहीं से समझा हूँ, बिल्कुल। उसको थोड़ा मैंने और इलेबोरेट करके 5 के 6 पिलर निकाले, बट वो 5 में इंक्लूड था। वो सेलिब्रेशन एक्सप्रेशन देखें तो जस्टिस में इंक्लूड है एक प्रकार से। सेलिब्रेशन भी ज़रूरत है हमारी, एक्सप्रेशन भी ज़रूरत है, पर चलिए निकालने को हम फ्रेमवर्क निकाल लें। बट जो प्रमुख, जो मेन चीज़ें हैं, जैसे लव क्या है, वहाँ तक पहुँचना, और इस पे कई लोग तो जी ही रहे हैं, और कई लोग जो, मैं जिस लाइफ मेकर में जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेमवर्क की अप्रोच से आ रहा हूँ, आई लव फ्रेमवर्क्स टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, है ना। क्योंकि आप टेक बैकग्राउंड से है, हाँ, तो इसीलिए मैं भी वही बात कर रहा हूँ कि उसमें एक स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क होगा, एल्गोरिदम कह सकते हो आप उसका। जी जी जी। तो वो आपका डिफाइंड होगा। हाँ, तो अभी कुछ हद तक जैसे मुझे दिखता है, ओके, सबसे पहले हम लोग कंटेंट क्रिएट करें सही समझ का। ये मुझे लगता है सबसे ज़रूरी है कि ये जो बातें हम जैसे कर रहे हैं इस वीडियो में जो आज डिस्कस हुआ, दिस शुड रीच वाइड एंड फार, ना।
टू राइट ऑडियंस हु इज इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू दिस। तो पहले कंटेंट क्रिएट हो, उसमें लोगों का एक्सप्रेशन आए। तो आप सबसे पहले फर्स्ट पिलर पे मैं फोकस करना चाहूंगा। उसके साथ सेकंड थर्ड पिलर का भी काम है जो साथ में चलेगा, बिकॉज हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम फर्स्ट ही कर रहे हैं और सेकंड थर्ड पे कोई हम प्रूफ ही नहीं दे रहे लोगों को, तो उस चीज की वैल्यू नहीं है। मतलब एक साइंस पढ़ रहे हैं तो सिर्फ थ्योरी की क्या वैल्यू है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो प्रैक्टिकल के लिए हम सालिक गांव पकड़े हैं एज पायलट विलेज। तो यहाँ पे सबसे पहले समझ का कार्यक्रम हुआ, बाहर के भी लोग आए, गांव के भी लोग। कितना टाइम हो गया यहाँ पे सालिक में आपको ये स्टार्ट किए हुए? सालिक में मेरे को 5 साल आए हुए हो गए, और एक्टिवली ये चीजें करते हुए मुझे 2.5-3 साल हो गए हैं यहाँ पे। 2.5-3 साल। यहाँ पे लगभग कितनी पॉपुलेशन है इस गाँव की? 700 कुछ लोग हैं। आप सभी परिवारों को टच कर चुके? सब परिवारों से इंटरेक्शन जरूर हुआ है, काफी परिवारों से, पर सारे परिवारों को इंस्पायर नहीं कर पाए अभी तक। रीच किए हैं, उन्हें पता है, पर सब लोग इंस्पायर नहीं हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं बॉटलनेक बताता हूँ क्या है। यहाँ पे लोग चाहते हैं 2 चीज, क्योंकि मैंने यहाँ पे होम स्कूलिंग भी चलाई। मेरे पास बच्चे आते थे 17-18, और 6 बच्चे मेरे साथ होम स्कूलिंग करके 10th-12th भी किए, अलग अलग प्रोफेशनल स्किल्स भी सीखे हैं। तो 2 मेन बाधाएं। सबसे पहली प्रमुख बाधा, लोग यहाँ पे इनकम चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो वो पिलर जब तक सॉल्व नहीं होगा, लोगों को जोड़ना मुश्किल है, क्योंकि उनकी समझ में, उनके पर्सपेक्टिव में, उनकी पहली डिमांड है मेरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो पहले में वो देनी पड़ेगी। उसके लिए छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कॉटेज इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स के। अब उसमें बस लिमिटेशन ये आया था कि हमारे पास फंड्स की कमी थी और टीम की कमी थी। गांव पे मैं अकेला था जो ये विजन लेके आ रहा हूँ, मेरे साथ 2 लोग और जुड़े जो शेयर करते हैं विजन इस गांव से, उसके अलावा लोग नहीं जुड़े। तो हमारे पास जहाँ पे ये चैलेंज है, इनको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट सबसे पहले प्रायोरिटी नजर आती है। तो आपका जो थर्ड पिलर है, प्रोड्यूस का, रिसोर्सेज का, सर्विसेज, थर्ड एंड फोर्थ हो गया, थर्ड एंड फोर्थ है ना, दोनों को। सो वहां से शुरुआत की जा सकती है, उसको इंक्लूड करके चलना कर सकते हैं। हाँ, वैसे ही कर रहे हैं। तो इस साल हम लोग का जो इमीडिएट अगला प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है वो ये है कि हम लोग यहाँ पे फ्रूट लगवाएंगे घरों में। तो एवरी हाउस विल लेट्स से पुट पपाया ट्रीज व्हिच विल स्टार्ट गिविंग रिजल्ट इन 1 ईयर, एंड बनाना ट्रीज। तो ये हम परचेज करना स्टार्ट करेंगे लोगों से। इस बहाने पूरी कम्युनिटी भी जुड़ेगी, कम्युनिटी की इनकम भी बनने लग जाएगी, और ये जॉब भी कम्युनिटी ही बेच आए जाके। एंड दिस विल बी डन बाय, वी आर फॉर्मिंग अ कम्युनिटी ऑफ द विलेज। कमिटी बनती है बेसिकली, गांव की पंचायत में रजिस्टर होती है। तो कमिटी ये एक काम है, वन ऑफ द वर्क्स जो हम करेंगे। तो इससे हमने हेल्थ भी सॉल्व की, पिलर नंबर 2 है ना, और इससे हमने इनकम भी सॉल्व किया। और कहते हैं ना कि भूखे पेट भजन नहीं होता। हाँ, तो भोजन दिलाए पहले उनको, उनकी जो नीड है फाइनेंशियल, हेल्थ, अब उसके बाद वो आपको सुनेंगे, तब वो फर्स्ट पिलर पे बात करने के लिए तैयार होंगे। बिल्कुल। किसी क्या बताइए कि आपने हमारे लिए हमारे मतलब जीवन को सस्टेनेबल बना दिया, एक इकोसिस्टम डेवलप कर दिया। तो अब हम, क्योंकि देखिए जब हम बात करें कि लड़ाई परिवारों में नहीं होगी, तो वो कारण क्यों होता है लड़ाई का? यही है कि किसी के पास किसी चीज़ की कमी है, किसी के पास ज़्यादा है। अब 2 भाई है, वो प्रॉपर्टी के पीछे लड़ रहे हैं, यार मेरे पास लैंड क्या, मैं तेरे पास लैंड ज़्यादा है ना। 2 नेबर्स आपस में इसी बात पे हो रहा है कंपटीशन, किसी को इनकम के ऊपर कंपटीशन है। तो इनइक्वालिटी जब तक है तो ये उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी। मेनली बात क्या है कि ठीक बात है, भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। तो इसमें क्या है कि कई बार ये भी होता है कि पेट बड़ा भरा हुआ और ओवरफ्लो कर रहा है, फिर भी हमें और चाहिए। तो दुनिया में तो क्या है कि हाँ जी, पर क्या है, फिर भी मैं बिलीव करता हूँ कि डेफिनेटली एक गांव में भारत के, जहाँ कैश में इनकम ऑन एन एवरेज मेरे ख्याल से 3-4 हज़ार रुपये होती है पर फैमिली, आज की तारीख में भी 5 से ज़्यादा तो नहीं होती ऑन एन एवरेज। बाकी खेती करते हैं लोग और उसी से कमाते हैं मोस्टली जो आता है। तो इतने बजट में एक फैमिली चल रही है हमारी, 10,000 ले लीजिए खींच के, इसमें 80% फैमिलीज कवर होगी विद इन 10,000, 90%। तो ज़रूरत आज पैसों की इतनी जो पड़ी हुई है, उसमें कुछ समझ की भी कमी है। पर आप सही कह रहे हैं, ट्रिक जो होगा इसमें पहले ना, अगर फ्रूट ही आता है, हम पैसे किस लिए चाहते हैं? हम अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए।
तो अगर हमको अच्छा खाना ही मिलने लग जाए तो आदमी को शरीर में और मन में इतना अच्छा लगने लगेगा पहले, है ना। और दूसरी चीज़ रहती है कि हमको मनी की इनकम भी होने लगी, क्योंकि वो इमीडिएट डिमांड तो है, तो वो भी हमने थोड़ी पूरी करा दी। उस बहाने लोग जुड़ने लग गए हमसे, फिर वो सुनने को भी तैयार हो गए। और फिर दूसरा जो मैंने आयाम देखा, लोग जुड़ते हैं वो उनके बच्चों की शिक्षा, क्योंकि हर माता पिता चाहता ही है मेरा बच्चा एजुकेटेड बने, चाहे उस माता पिता की एजुकेशन की परिभाषा क्लियर ना हो, ठीक है, कि क्या मतलब है, पर वो चाहता है स्कूल जरूर जाए, क्वालिफिकेशन से मतलब है कि जॉब कर सके, बिल्कुल बाद में जाके, है ना, बिजनेस कर सके, जॉब कर सके, इतना होता है उनका। कोई बात नहीं, हम उसी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो प्रोग्राम चलाया 2-3 साल बच्चों को पढ़ाने का, तो लोग ऐसे खुश थे जिनके पेरेंट्स के बच्चे आए, बच्चे स्कूल में भी अच्छा करने लगे, पढ़ाई में अदरवाइज भी अच्छा करने लगे, बहुत चीज़ें सीखे बच्चे, मेडिटेशन पे पकड़ी उन्होंने, वैल्यू सिस्टम पकड़ा, बहुत ही बिहेवियर में चेंज आया। जो घर पे लड़ाई करते थे मम्मी पापा से, वो बच्चे हेल्प करने लगे फैमिली में, तो कुछ में एकदम टर्न अराउंड आया बच्चों में। सो मुझे पर लास्ट में ये फीडबैक मिला कि आयुष जी, जो आप होम स्कूलिंग में कराते हो, एक प्रॉपर स्कूल बनाइए जहाँ बच्चे बैठ के एग्जाम यहीं दे सकें, क्योंकि अभी उन्हें एग्जाम देने दूर दूर जाना पड़ता था, किताबें आप ही दिला दो, टीचर भी आप दिला दो, तो फिर क्या है कि हमको गांव में फैसिलिटी हो तो हम सब भेजेंगे बच्चे। तो अगेन वहाँ पे हम अटक गए पैसे के और ज़मीन के ऊपर, तो ये बातें आई। बट ये मैं चाहता हूँ कि एक स्कूल भी स्टार्ट हो एक स्टेज पे इधर, एंड तो ये 2 कार्यक्रम हुए। हमने तो सारे पिलर्स मेन पहले 4 पकड़ लिए। हमने फूड फॉरेस्ट पकड़ लिया, फूड आ गया उससे। नंबर 2 हमने समझ भी पकड़ लिया, एजुकेशन, और हमने इकोनॉमी भी पकड़ ली, हेल्थ भी हो गया, हेल्थ, इकोनॉमी एंड एजुकेशन हमने सारे पकड़ लिए, 4 पिलर्स हो गए। अब जस्टिस सिक्योरिटी इसी पे धीरे धीरे बनेगा। जब लोग इस बहाने जुड़ेंगे, समझेंगे, तो एक दूसरे के साथ न्याय के साथ जीना स्टार्ट। और एक इकोनॉमी जब आपकी ऑपरेट करती है किसी भी जगह, अब जैसे मान लीजिए मुझे मालूम है कि मुझे कोई चीज़ विदेश से खरीदनी है, मेरी, और विदेश उस चीज़ का प्रोड्यूसर है, राइट, तो मुझे और फर्दर आपसे मैं कोई सर्विसेज ले रहा हूँ, तो वो जस्टिस कहाँ पे आएगा कि जब मतलब हम लोगों को ये लगेगा कि नहीं यार, एक ही आदमी पैसा नहीं कमा रहा है ना, सबको पैसा कमाने का भी मौका मिले। और क्योंकि आज मैं आप दोनों से ले रहा हूँ, तो कल मेरे पास ऐसा क्या है कि मैं आपको भी दे सकूँ। तो आज आप मेरे लिए, मैं आपका बायर हूँ, बट कल आप मेरे बायर कैसे बनेंगे। तो जब ये कंसेप्ट दिमाग में होगा, तो ऑब्वियसली मैं भी कुछ ऐसा काम करूँगा कि मैं भी शायद सर्विसेज या प्रोडक्ट्स आप दोनों को सेल कर। आप माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे हैं, आपका इशारा उस तरफ हो रहा है, आप कह सकते हैं, हाँ, है ना, क्योंकि उससे क्या रहेगा कि जस्टिस ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा, क्योंकि इनकम जब मुझे, फिर आपकी इनकम से तकलीफ नहीं होगी, करेक्ट, क्योंकि आप कमा रहे हैं, आप मुझसे कुछ खरीद रहे हैं, बट बदले में आप मुझे कुछ दे रहे हैं, वही चीज़ मैं करूँगा, तो वो एक फुलफिलमेंट होगा। जी बिल्कुल। और एक अगर एनवायरनमेंट गांव में क्रिएट हो गया, जैसे हम जो कमेटी गांव की बनाने जा रहे हैं, तो इसमें मॉडल भी ऐसा होगा ना, क्योंकि गांव भी एक परिवार के रूप में, अखंड परिवार के रूप में रहेगा। तो जो इनकम होगी, मानिए हमने पपीते लगाए पूरे गांव में, हर फैमिली में 2 पेड़ लग गए, उससे हम लोगों ने सीजन में जितना भी प्रोड्यूस किया, हर फैमिली ने थोड़ा तो अपने ले लिया, एक्सेस जो है वो अबंडेंस होगी उसकी, वो सेल होगा, वो गांव की कमेटी खरीदेगी। वो पपीते जब बिकेंगे मार्केट में, वो इनकम किसकी होगी, गांव की इनकम होगी। स्कूल उससे चलेगा, उससे सड़क बनेगी, या जो भी डेवलपमेंट होना है, और जंगल लगेंगे, फिर गरीब आदमी की मदद भी किसी की करनी है, कोई बीमार हो गया, वहीं से फंड निकल जाएगा। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी गांव खुद की बना सकता है। तो इसमें क्या होगा, जब फ्रूट लोगों के निकलने लग जाएंगे, तो कोई आदमी बोलेगा यार मैं तो कोई और भी प्रकार की चीज़, सब्जियां भी उगा सकता हूँ, तो फिर वो भी स्टार्ट हो जाएगा, क्या पता। फिर हम लोग को भी, लोगों को ये मौके, और ना हमें एज अ प्लेटफॉर्म लोगों को मौका देना होगा। मतलब वी हैव टू कम अप विद आइडियाज एंड फंड्स एंड रिसोर्सेज टू हेल्प पीपल इम्प्लीमेंट द आइडियाज। तो यहाँ पे बैठ के पपीते का आइडिया तो किसी को आएगा नहीं लगाने का, हम लाए हैं, तो ऐसे हम और अच्छे आइडियाज लाएं, उनको हम रिसोर्स भी दें ये करने का, तो उस प्रकार से चीज़ चलेगी, एंड देन एवरीबॉडी विल पिक देयर ओन प्रोफेशन। देखिए आपका ये जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, और आप इस पर भी काम भी कर रहे हैं,
प्रैक्टिकली इतने सालों से आप कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये कितना टाइम लेगा, कितना टाइम कंज्यूमिंग है, और आपका ये जो ड्रीम है, अगर हम एक उस सोसाइटी को बिल्ड कर सकें जो एक एटलीस्ट एक मॉडल क्रिएट हो जाए जो रेप्लिकेट हो सके और फिर फर्दर स्केल भी हो सके, तो वो आपका मॉडल या एक आप प्रोटोटाइप कह सकते हैं, उसे बिल्ड होने के लिए कितना टाइम लगेगा? प्रोटोटाइप का डेफिनेशन भी दे देते हैं कि डेफिनेशन ऑफ डन क्या होगा। डेफिनेशन हम ये मान लें कि चलिए कुछ आप कह रहे हैं कि सालिक में 700 हाँ लोगों का पॉपुलेशन है, जी, जी। सभी हमारे इस कंसेप्ट से अभी इंस्पायर नहीं है, तो से 200 लोग तो जुड़ेंगे। मतलब आप कह रहे हैं 25% फैमिलीज, मतलब 1 आउट ऑफ 4 फैमिलीज, 1 आउट ऑफ 10 फैमिलीज, इवन 10%, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन। ओके ओके, और कुछ प्रोग्राम भी हो जिसमें चल रहे हैं साथ, तो चल रहे हैं, और हम जो भी आपका एक मिनिमम पॉपुलेशन, मिनिमम साइज है ना, वो लोग इसको इम्प्लीमेंट करके डेमोन्स्ट्रेट कर सके। तो इसमें हम बात कर रहे हैं अगर 700 लोग हैं तो करीब 70 लोग, मतलब 10-11 परिवार हम बात अभी कर रहे हैं। कितने लोग आपके साथ कनेक्ट हो चुके हैं? अभी यहाँ पे हम बोले तो अपने साथ 5 फैमिलीज हैं इधर, ओके, वेरिंग कैपेसिटी में, जिसमें कि 2 फैमिलीज 3 फैमिलीज काफी क्लोजली हैं, बाकी फैमिलीज भी जुड़ी ही रही हैं, जब भी जरूरत हो वो पहुंच जाती है। तो ये लोग पुराने पार्टनर्स तो हमारे रहे ही हैं बेसिकली। तो अभी मानते हैं 5 है जो इंस्पायर्ड है कि आप करिए तो हम जुड़ेंगे और लोग जोड़ेंगे साथ में। पता पूरे गांव को है, एवरीवन नोज अबाउट दिस प्रोजेक्ट, ओके। सो बच्चों को तो सभी को पता है, बच्चों से सबसे दोस्ती है। तो अब बात करें कि हम देखिए हम अच्छा जो हम इतनी फैमिलीज जुड़ के चलने की बात कर रहे हैं, अब जरा इसका स्वरूप भी देखते हैं। इस पे कुछ इकोनॉमिक प्रोग्राम भी चल रहा होगा, थोड़ी इनकम बन रही होगी इस फैमिलीज की, कुछ फूड का सोल्यूशन, हेल्थ का सोल्यूशन, इनकम का सोल्यूशन। जैसे 5 परिवार ही है, 5 फैमिलीज का एक मॉडल बन गया, तो वो अगर वो सस्टेनेबल हो गया, वो प्रॉफिटेबल हो गया, तो बाकी लोग अडॉप्ट करना चाहेंगे। वो तो ऑलरेडी आ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी जैसे गांव में लोग एक्टिविटी देख ही रहे हैं, हमारा इतना अच्छा स्पेस खुला, आप जैसे लोग भी आते हैं बाहर से, तो लोग तो चाहते हैं कि वो जुड़े, पर वो लोग भी जरिया देखते हैं। जैसे कई लोग मुझसे आके बोलते हैं हमारे बच्चों को इंग्लिश सिखा दीजिए, उनको वो नीड है, तो वो उस बहाने उनको लगता है यहाँ मिल जाएगी, तो वो इसलिए आते हैं। कुछ लोग आते हैं मेरे पास जॉब एप्लीकेशन लेके, हमें कुछ काम दे दीजिए, हाँ, किसी को IT सिखा दीजिए। हाँ, कुछ लोग ऐसे आते हैं हमारे पास कि भाई मेरी जमीन है यहाँ पे, क्या कोई इको कॉटेज बना सकते हैं कि आपके गेस्ट रह सके, तो ऐसे लोग भी आते हैं मेरे पास। तो हम लोग को बेसिकली जो आप बोल रहे हैं ना 5 परिवार, मेरे ख्याल से इस मॉडल 5 में तो ऑलरेडी कुछ चलती हुई तो है हमारी चीज, पर ढंग से चलाना, इस साल हमारी एक्टिविटीज प्रॉपर स्टार्ट होंगी। मैंने पिछले 1.5 साल 2 साल इस पे ब्रेक लिया था, तभी मैंने टेक कंपनी स्टार्ट की गॉडस्पीड, क्योंकि मुझे लगा हम फंड्स का क्रंच बहुत मेजर आ रहा था हर जगह। तो फंडिंग सॉर्ट करने के लिए वापस मैं टेक के काम में उतरा, क्योंकि मैं जितना डोनेशन लूँ उससे ज़्यादा मैं अर्न कर सकता हूँ टेक से, ये सोच के मैं उतरा उसमें। फिर इसके साथ क्या हुआ कि इस चीज़ों पे थोड़ा ब्रेक लगा, अब वापस से दोबारा स्टार्ट हो रही है अभी से। और मुझे लगता है 2024 में हम लोगों ने यहाँ पे पेड़ लगाए होंगे जंगल में, 2024 में यहाँ पे काफ़ी फैमिलीज के घर में कुछ फ्रूट्स ट्रीज उग गए होंगे, 2024 में यहाँ के बच्चे दोबारा जुड़ने लग गए होंगे, चाहे इंग्लिश सीखें या स्कूल का होमवर्क करें, और संडे टू संडे एक्टिविटीज़ शुरू हो गई है हमारी बच्चों के साथ, खेलने आते हैं बच्चे। और यहाँ यूथ क्लब और करियर गाइडेंस शुरू हो चुकी होगी, बाहर के वॉलंटियर्स आ रहे हैं, और हम यहाँ रिट्रीट स्टार्ट कर रहे हैं बाहर के लोगों के लिए। तो गाँव में लोगों को जुड़ने के लिए पहले लगना होगा बड़ी कूल चीज़ है, तब जुड़ेंगे लोग। तो बाहर के लोगों की रिट्रीट्स भी स्टार्ट हो रही हैं यहाँ पे, हीलिंग एंड इनिशिएशन रिट्रीट्स। तो जब बाहर के लोग भी आने लगेंगे, इकोनॉमी भी खुद चलेगी, लोगों को इंस्पिरेशन भी मिलेगा कि भाई यहाँ ऐसा क्या हो रहा है कि हम भी देखें, राइट। तो ये भी इस साल होने लग जाएंगी रिट्रीट्स, जून से स्टार्ट है हमारी इधर। तो ये एक्टिविटीज़ हो गई। इसके अलावा हमारी नई वेबसाइट आ रही है लाइफ मेकर की, इसका कंटेंट मैंने दोबारा बनाना स्टार्ट किया है, पॉडकास्ट, वीडियोज़, ये भी एक्टिविटी इस साल चलेगी। तो इस साल हमारा एक फाउंडेशन ईयर होगा, प्रॉपरली बात करें जब हम चीज़ों को समेटेंगे। एंड टू आंसर योर क्वेश्चन कि कब तक ये रूपरेखा एक अच्छा असर लाएगी, तो मुझे लगता है कि ये रूपरेखा ऐसी चले कि कम से कम जो परिवार जुड़े उनमें आपस में वैर भाव नहीं है, कंपटीशन नहीं है, और मिलके
अबंडेंस के साथ, अच्छी समझ के साथ हम चल रहे हैं, तो आप 2 से 3 साल तो मिनिमम मानिए इस चीज में। और 5 साल में मुझे लगता है 5 साल में हम गांव के मिनिमम 25% लोगों को जोड़ सकते हैं। अच्छे से मैं जोड़ने की बात कर रहा हूँ, इसमें बाहर के लोगों का कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी होगा, है ना, क्योंकि यहाँ हम लोग अपने में ही कर पाने में पूरे सामर्थ्य नहीं है, तो हमें बाहर के लोग की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, आपकी भी ज़रूरत पड़ेगी, आप भी आज आके वीडियो बना रहे हैं, तो ये आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना। बिल्कुल आयुष जी, देखिए ये जो मेरा सवाल था कि कितना समय लगेगा, ये बेसिकली 2 चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। पहला कि अगर इसे स्पीड अप किया जाए, क्योंकि जैसे आपने बताया कि 2 साल लग सकते हैं, 5 साल लग सकते हैं, तो 5 साल लगने के अंदर बहुत सारी चैलेंजेस रहेंगे, है ना, और कई लोग इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो हमें इसको स्पीड अप कैसे किया जा सकता है, दैट्स वन कंसर्न। दूसरा ये है कि अगर ये मॉडल बहुत स्लोली बिल्ड हो रहा है, तो हम और लोगों को कैसे इंस्पायर करेंगे कि आप इसे अडॉप्ट कीजिए। तो हमें कहीं ना कहीं इसमें भी वो स्पीड गॉड स्पीड वाला एलिमेंट, गॉड स्पीड लाना होगा। रीजन कि ये स्पीड से ग्रो हो, है ना। जब आपका मॉडल स्पीड से ग्रो होगा तो लोग इंस्पायर होंगे और इसे रेप्लिकेट करने के लिए तैयार होंगे। तो वहाँ पे आपको तो क्या ये एक लगता है अच्छा कि क्वेश्चन है आपका बहुत। इसे क्या ऐसा एक आप कह सकते हैं कैसा क्या मॉड्यूल है या एक ऐसा क्या एलिमेंट है ना, जो इसे स्पीड अप कर सकता है। स्पीड अप करने के लिए इस पे मेरे ख्याल सबसे बड़ी फाइनेंशियल फंड्स की ज़रूरत है। एक तो हमें फंड्स की तो हेल्प से स्पीड अप होगा, क्योंकि जब फंड आते हैं हमारे पास है ज़मीनें पड़ी हैं अपनी, पर हमारे पास फैसिलिटी बनाने का साधन नहीं है इस टाइम पे। तो नंबर 1 हमें कुछ फैसिलिटी खड़ी करें, क्योंकि बाहर के लोग अगर आएंगे यहाँ पे उससे बहुत स्पीड मिलेगी, क्योंकि बाहर के लोग आने से इकोनॉमी भी बढ़ेगी, इंस्पिरेशन भी आएगा लोगों को, और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी उसी से मिलने स्टार्ट होंगे। कोई टूरिस्ट गाइड, कोई जंगल में ट्रैवल गाइड बनेगा, फॉरेस्ट लेके जाएगा, कोई कुक बनेगा, फ्रूट्स उन्हीं के कंज्यूम होंगे, और 10 और जॉब्स, टैक्सी वालों की जॉब्स निकलेंगी, काम तो बनेगा लोगों को। तो बाहर के लोग आए, फंड्स हों हमारे पास, ये बहुत ज़रूरी है। और एक ऐसी ब्रांड बने जो कि एक कूल ब्रांड हो जाए, ये भी एक सवाल है, जल्दी हो जाए गांव वालों की नज़र में भी। तो बाहर के लोग जब आने लगे यहाँ पे तो उससे एक ब्रांड बनेगी। दूसरा, शायद जो आपने बात बोली है, हमें ऐसी एक्टिविटीज सोचनी होंगी जो फट से गांव को जोड़ दे कॉमन गोल्स के साथ, जो गोल सबको एक्सेप्टेबल हो। जैसे कि किसी ने अभी गेस्ट आए थे, उन्होंने एग्जांपल दिया, आयुष जी आप फ्रूट ट्री लगवा दो, हर फैमिली में फ्रूट खरीदना स्टार्ट कर दो। तो इस गोल्स, और वो कमिटी के रूप में, तो पूरे गांव में कोई भी माइंड नहीं करेगा 2-4 पेड़ लगाना जो इनकम दे रहे हैं उसको। तो इस टाइप के प्रोजेक्ट शायद स्पीड अप करें, क्योंकि 1 साल में फल आएगा, इनकम जब सबकी होगी तो सारे लोग को एक साथ आने की भी फीलिंग आएगी, और भला भी जब उनको मिलने लगेगा तो वो लोग जुड़ जाएंगे। तो इस हिसाब से मैं कहूँ कि 1 साल में काफ़ी कुछ तो हो सकता है वैसे, अगर हम देखें। बहुत अच्छा है आयुष जी आपका ये इनिशिएटिव, एंड हम लोग हमारी बेस्ट विशेष हैं आपके साथ कि आप इसे आगे लेके जाए। और अगर आपको लगता है कि आपका जो एक्सपीरियंस रहा है ना, अगर आप उस पर कुछ बता सकें कि जो लोग सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं तो उन्हें क्या चैलेंजेस रह सकते हैं और उन्हें ओवरकम करने के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में एक तो चैलेंज, फाइनेंशियल चैलेंज तो होता ही है, बिल्कुल, है ना। दूसरा चैलेंज रहता है आपके पास सही टीम का भी, तो टीम भी चाहिए। तीसरा चैलेंज होता है आपको अपनी ब्रांड और रिकॉग्निशन बनाने का, कि लोग आपको एक्सेप्ट करें। हाँ, सबसे पहले जो टारगेट ऑडियंस है वो आपको कैसे एक्सेप्ट करे, ट्रस्ट करे। क्योंकि शुरू मुझे भी 5 साल लगे गांव में अपनी पोजीशन बनाने में। शुरू में लोग बोलते थे कौन आ गया है प्रवचन दे रहा है, क्योंकि पहले साल मैंने किया काफी, मैंने भंडारे किए, खिलाया लोगों को, और वहां पे बातें हुई, लोग बैठ के सुनते थे अच्छे से, बट मैं अंदर बहुत रिस्पेक्ट से अच्छे सुनते थे, बट मैं अंदर जानते ना वो सोचेंगे नया आदमी, हम तो जानते भी नहीं है, तो ये क्या चाहते हैं, इनका क्या फायदा है इसमें, राइट। सो वो शुरू के तो ट्रस्ट के इश्यूज आते हैं, हाउ डू यू ओवरकम दोज बैरियर्स। एंड सेकंड, आप अपनी ऐसी ब्रांड बनाएं कि लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, एक तो टारगेट ऑडियंस, और दूसरा आपके इन्वेस्टर्स और आपके वॉलंटियर्स एंड टीम जो जुड़ेंगे। तो आप कैसे दुनिया में अपना नाम फैलाओ, लोगों तक ब्रांड पहुंचाओ।
सो ये एक आती है चीज़। और लास्ट में कहूँ तो सबसे मुश्किल जो चीज़ है, नॉट जस्ट सोशल एंटरप्रेन्योरशिप बट एनी काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, वो खुद की प्रिपरेशन होती है। क्योंकि जर्नी इतनी मुश्किल है, उसमें आपको पूरी समझ और विश्वास के साथ आना है। यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आप क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और वो चलने में क्या क्या बाधाएं आ सकती है, आप कितनी हद तक झेलने के लिए तैयार हैं। वर्स्ट केस आप कौन सा देख के तैयार बैठे। तो इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट केस इन द जर्नी कि ये भी मैं झेल लूँगा, तो आप फिर निकल जाएंगे वहाँ से। सो वर्स्ट केस के लिए तैयारी बहुत ज़रूरी है। मीन्स मेंटल स्ट्रेंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। And as well, I feel for social entrepreneurs, again, we need a platform like LifeMaker, one of the angles, where we can connect online and support each other as well. So the support group is also missing if we see. And तो ये तो मुझे क्विकली चीज़ें दिखती हैं। और मैं सबसे अंत में बोलूँ, जो मुझे सबसे मेन चीज़ अगेन लगती है, वो है हमारी समझ एज एन एंटरप्रेन्योर भी, कि हम क्यों कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि क्या हम सिर्फ अपने इसलिए कर रहे हैं कि हमारी ईगो सर्व हो रही है और हमारा नाम हो रहा है, हमारा फेम हो रहा है, या ये प्रोजेक्ट मैंने बना दिया जी, मैंने चला दिया, एक वो फीलिंग होती है कि मेरे में ताकत आ गई है अब, है ना, ताकत के लिए कर रहे हैं, या हमारे पास सच्ची में एक प्रेम का और सेवा का भाव है। वो फिल्टर बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि तभी वो जेन्युइन है सर्विस। अदरवाइज तो हम एक बिजनेस कर रहे हैं सेवा के नाम पे, ये बात रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच आयुष जी, आपने अपना टाइम दिया। और आपकी इस डिस्कशन से मुझे लगता है कि एक जो बिजनेस मॉडल की हम बात कर रहे हैं, तो बिजनेस मॉडल में सिर्फ प्रॉफिट वो जो अभी तक रहा है, वो तब तक आपका फुलफिल नहीं हो सकता कि अगर आपके बिजनेस से भी यही चीज़ जो आज आयुष जी ने कही है, एक सोसाइटी में ये मॉडल इम्प्लीमेंट हो सकता है, तो एक बिजनेस यूनिट में भी ये मॉडल इम्प्लीमेंट हो सकता है। आपकी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे भी ये संस्कार, ये वैल्यूज सब हो जाए, तो आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड हो जाएगी, एफिशिएंट टीम बिल्ड हो जाएगी। अब सेकेंड एस्पेक्ट पे आते हैं कि उस टीम की, उस ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल हेल्थ को बात करें, तो टीम, जो आपकी टीम है, जो परफॉर्मेंस है, जो आपका मैनेजमेंट है, वो स्ट्रॉन्ग है, वो हेल्दी है, कंपटीशन से फाइट कर सकती है, राइट। और जब जो थर्ड एस्पेक्ट है कि कैसे अपने रिसोर्सेज बनाएं, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी की नीड को समझ रहे हैं, वो अपने कंज्यूमर की डिमांड को समझ रहे हैं, और कंज्यूमर की डिमांड के अकॉर्डिंगली वो अपने सर्विसेज या प्रोडक्ट्स तैयार करेंगे। तो वो भी एक उनका मॉडल प्रॉफिटेबल बिल्ड हो रहा है, बिजनेस मॉडल तैयार हो रहा है। फोर्थ पे डिस्ट्रीब्यूशन, विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिजनेस तो चल ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। और जो एक इम्पैक्ट जो जहाँ पे सोसाइटी में कॉर्पोरेट क्रिएट नहीं कर पाता है, वो है जस्टिस। क्योंकि कॉर्पोरेट जो है सेक्टर, जो ये कॉर्पोरेशन है, कंपनीज है, मतलब बहुत ग्रीडी कह सकते हो। हाँ जी, है ना, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी वो बात नहीं आ रही एक दूसरे का शेयर कैसे ग्रैब किया जाए। तो ये कहीं ना कहीं आप देखो तो पूरी इंडस्ट्री में, पूरी मार्केट में हर लेवल पे इनजस्टिस होता है। एक बड़ा ब्रांड आता है, छोटे ब्रांड्स को किल कर देता है। छोटे जो बिजनेस ओनर्स हैं, उनका पता ही नहीं होता वो कहाँ गए, राइट। तो यहाँ पे भी इनजस्टिस है। तो हमारे बिजनेस सेक्टर में भी अगर ये समझ आ जाए कि छोटे जो बिजनेस ओनर्स हैं वो कैसे अपने बड़े ब्रांड की डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं, तो क्या होगा, बड़ा ब्रांड भी सस्टेन करेगा, छोटे भी करेंगे, है ना। और जो नेक्स्ट जो आपका पिलर है, इसके बाद जो आपका फिफ्थ पिलर है, इट इज अबाउट सेलिब्रेशन या सिक्योरिटी की बात कर सकते हो आप, है ना। तो वो ज़रूरी है, तो वो सेलिब्रेशन भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका सक्सेस है, आपके कस्टमर्स हैं, आप कस्टमर्स के साथ सेलिब्रेट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, टीम में सेलिब्रेट कीजिए, हाँ, आपके इन्वेस्टर सेलिब्रेट करें, बिल्कुल, और एक्सप्रेस कीजिए, शेयर कीजिए। एज अ होल पूरी इकोनॉमी आपकी जो है वो अच्छी बिल्ड हो सकती है, बिल्ड हो जाएगी। और आजकल क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, MSMEs ग्रो हो रहे हैं,
बिल्कुल छोटे छोटे बिजनेसेस स्टार्ट हो रही है। तो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में बिजनेसेस की तरफ ज़्यादा ट्रेंड है बजाय जॉब्स की तरफ। हम्म, तो जितने बिजनेसेस स्टार्ट हो रहे हैं वो एक इकोनॉमी बिल्ड कर रहे हैं, एक इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, हम्म, चाहे वो माइक्रो लेवल पे है या मैक्रो लेवल पे है। हम्म, और अगर आपका जो मॉडल है इसके अंदर उन मॉडल्स को बिल्ड किया जाए हम्म। तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही प्रॉफिटेबल तो होंगे बट सस्टेनेबल भी होंगे और पूरे वर्ल्ड की नीड को फुलफिल कर सकते बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। जब ये चीजें लोग समझेंगे तो जीवन के हर क्षेत्र में ये एक्सप्रेस होगी। हैं। होगा। बिल्कुल। और आपने भी जो मुझसे क्वेश्चन पूछा ना, मैं अगेन कि एक जल्दी से जल्दी कैसे हो, नंबर एक आपकी इमीडिएट स्टेप्स प्लान क्या है। तो इस पे भी एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा ऑडियंस के लिए भी, आपके लिए भी, जी। कि इस चीज को कॉन्क्रेटाइज तो हमने और करना है। मैं यहाँ पे एक ड्रीमर की तरह बैठा हूँ ज्यादा। अगर मैं देखूँ ना कि लोग दो प्रकार के होते हैं, एक लोग होते हैं ड्रीमर्स, दूसरे होते हैं जो उसको ग्राउंड पे एग्जीक्यूट कर देते हैं, फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। तो मैं सोच के सॉल्यूशन का डायरेक्शन और फ्रेमवर्क पे अच्छे से काम कर सकता हूँ, लोगों को इंस्पायर कर सकता हूँ और लोगों को गाइड कर सकता हूँ। पर ये पूरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने में ना ये एक स्टार्टअप की जैसी ही थिंकिंग लानी होगी हमको। जैसे कॉर्पोरेट काम करता है, वी हैव टू वर्क लाइक अ कॉर्पोरेट ऑन दिस प्रोजेक्ट ऑफ द वर्ल्ड फैमिली। तो कॉर्पोरेट की तरह चले, हम गांव की जीडीपी बढ़ाते हैं, हम गांव की एजुकेशन लाते हैं, टीम बनाते हैं, क्षेत्र बांटते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसके लिए तभी एक टीम की जरूरत है। मतलब दो जो मुझे चीजों की कमी लगी, पहली कमी है एक तो धन की कमी, दूसरी कमी टीम की कमी। और इसमें बड़ी कमी बताऊं तो है टीम की कमी। मतलब धन आ जाता है पर असली है टीम। हाँ, क्योंकि अब धन तो आपका मेन कोर फैक्टर है जो आप जनरेट करना चाहते हो फ्रॉम दिस मॉडल, नॉट यू बट फॉर द सोसाइटी। यस, राइट। तो क्योंकि उस सोसाइटी में फाइनेंशियल सिक्योरिटी का तो आप सबसे पहले आपने कवर किया एस्पेक्ट, तो वहाँ से जनरेट होगा, बट वो टीम बहुत जरूरी है। हाँ जी। और ऐसी टीम आशीष जी जो जैसे आपने बोला ना, वो जब पूरे विजन को समझेगी, अपने को ह्यूमन बीइंग की तरह पहले समझने के रास्ते पे जो चली है, समझ रही है, और साथ में इस बड़े विजन को ह्यूमैनिटी का सोच के वो एक्साइट होती है, इंस्पायर होती है और उसको लगता है मैं अपना जीवन दे सकता हूँ इस चीज के लिए, एक ऑनेस्टी के साथ, जिम्मेदारी के साथ। तो फिर वहां पे रास्ते में कितनी भी अड़चने आए, हमारे बीच में छोटी मोटी इश्यूज भी आए, वहां पे अगर हमारा कमिटमेंट होगा ना तो हम सॉल्व कर लेंगे चीजें और टीम टिक पाएगी। क्योंकि किसी ने बड़ी अच्छी बात बोली थी, नागराज शर्मा जी हैं जो इसके मध्यस्थ दर्शन के मेन प्रोपाउंडर हैं, जिनसे काफ़ी प्रपोजल्स आए हैं यहाँ पे जो बात की है हम। तो उन्होंने बोली कि दो इंसान सही में हमेशा साथ होते हैं और गलत में अलग होते हैं। मतलब हम अगर अलग हो गए तो कम से कम एक ने तो गलती की है या दोनों ने की है। तो अगर है ना हमारा कमिटमेंट वही टीम में भी चले, किसी एक से गलती हो मैं तो नहीं करूँगा, तो टीम टिक जाएगी। बहुत बढ़िया। थैंक यू आयुष जी। एंड हमारी बेस्ट विशेस है आपका प्रोजेक्ट बहुत जल्दी उस लेवल पे पहुंचे जहां आप इसे एज अ ड्रीमर दिख रहे हैं। हाँ जी। और ये स्केल भी हो और रेप्लिकेट भी हो। थैंक यू सो मच। और आशीष जी एंड वीरेश जी, मतलब बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए यहाँ पे और आपने इतना एफर्ट लिया है, आए स्पेशली रिकॉर्ड करने। और शाम भी हो गई है, रात हो गई है, भूख भी लगी होगी सबको एंड इतना लेट हो गए हैं, बट आई एम वेरी हैप्पी कि आप पेशेंटली आए यहाँ पे। थैंक यू सो मच। और एक चीज़ बस ये भी है कि जैसे आपने मुझे ड्रीमर के रूप में पहचाना, मैं ये भी पहचानता हूँ कि आप एक अच्छे ऑर्गेनाइज्ड वे में सोच के स्ट्रैटेजिकली चलने वाले डूअर भी हैं। तो अगर आप हमारे इस प्रोजेक्ट में, हम तो पड़ोस में रहते हैं, तो ये जो हमने बात की एक स्टार्टअप की तरह किया जाए, इफ यू कैन आल्सो हेल्प अस इन एनी वे पॉसिबल टू स्ट्रैटेजाइज एंड एग्जीक्यूट आपके साथ बैठ के इस बारे में बिल्कुल एक प्लान बना सकते हैं और इसे इम्प्लीमेंट करने में साथ जुड़ सकते हैं। वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।